ठीक है, सब लोग देख सकते हैं। चलो राइट। तो बेटा देखो, अपने सिलेबस में फार्म अकाउंट है, ठीक है, डेयरी पोल्ट्री वाला। दूसरा गवर्नमेंट अकाउंट है। तीसरा बेटा इलेक्ट्रिसिटी है। फोर्थ इंसॉल्वेंसी है। और फिफ्थ बेटा सोशल अकाउंटिंग है क्या। फिफ्थ अपना थेरी वाला टॉपिक। हाँ। तो बेटा मेरे को चैट करके बताते जाओ, यस नो, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब देते जाओ, तो मेरे को समझ में आएगा कि मैं बराबर कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि नहीं। हाँ, चैट करके बताते जाओ, ठीक है। तो देखो ये हमारा सिलेबस है बेटा। इसमें से फार्म अकाउंटिंग बहुत सिंपल है, ठीक है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग दो है, राइट। तो उसमें जो म्युनिसिपैलिटी वाला है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बेटा, ग्राम पंचायत वाला एकदम इजी है, हमने क्लास में किया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, इंसॉल्वेंसी थोड़ा सा ट्रिकी है, राइट। और मुझे लगता है कि इस पे क्वेश्चंस थोड़े आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इस पे वो लोग पूछ सकते हैं। तो ये बेटा आज मैं आपको पूरा अच्छे से करा रहा हूं। इसके अंदर कौन से एमसीक्यूज वो पूछ सकते हैं मैं उसको हाईलाइट करते जाऊंगा, राइट। और ये जो फाइल आप लोग देख रहे हो ना, ये फाइल मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, राइट। तो उस पे जो भी मार्क करे हुआ रहेगा, हाईलाइट करे हुआ रहेगा, वो समझ जाना बेटा कि उस पे एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को घर पे क्या क्या करना है। फार्म घर पे करना है, गवर्नमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सोशल अकाउंटिंग, ठीक है। मैं इंसॉल्वेंसी आपको करा रहा हूं। ये पांचों में से क्या क्या आ सकता है, मैं बोल रहा हूं पांचों में से बेटा, पांचों में से क्या क्या आ सकता है, राइट। और एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व कैसे करना, उसकी कुछ टिप्स मैं लास्ट में दूंगा। तो जब तक मैं बोलूं नहीं, मीटिंग को लीव मत करना। मैं बोलूं तो उसके बाद ही मीटिंग को लीव करना। आखिरी के 5-10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं टिप्स बताऊंगा एमसीक्यू सॉल्व कैसे करने का, और इसमें से पांचों टॉपिक में से क्या क्या वो लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी आपको डिटेल में बेटा फिर से रिवाइज करा रहा हूँ इंसॉल्वेंसी। हाँ, तो स्टार्ट करते बेटा। तो देखो ये वही शीट है जो हमने क्लास में की है, ठीक है। देखना, इंसॉल्वेंसी, एन इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट। पहला एमसीक्यू इस पे आ सकता है। एन इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन या ट्रेडर हु इज अनेबल टू पे हिज डेट। आपको ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन में ये एक आ सकता है, ये एक आएगा अनेबल टू पे डेट, राइट। और दूसरे ऑप्शंस भी आएंगे, आपको ये वाला टिक करना है, ठीक है। आगे, डेप्थ का मतलब होता है लाइबिलिटी। हाँ, तो जो लाइबिलिटी पे करने के लिए उसके पास पैसा सफिशिएंट नहीं है, वो इंसॉल्वेंट है। आगे देखना बेटा, इन लॉ द टर्म इंसॉल्वेंट is applied only to a person whose liabilities are more than asset, right। ये भी एमसीक्यू बन सकता है। हाँ, जिसके असेट उसकी लाइबिलिटी से कम है, राइट। द टर्म इंसॉल्वेंट is applied only to a person whose liabilities are more than asset, right। अब ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ये बोल सकते हैं कि पर्सन जिसके असेट कम है, लाइबिलिटी ज्यादा है, या ऐसा बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे, लाइबिलिटी ज्यादा है असेट्स कम है, ठीक है। या असेट सफिशिएंट नहीं है लाइबिलिटी को पे करने के लिए, राइट। चलो आगे, व्हेन लाइबिलिटी एक्सीड असेट्स, हाँ, अ पर्सन फाइंड डिफिकल्ट टू पे हिज डेट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आगे, ठीक है। आगे देखना बेटा, इन इंडिया देर आर टू इंसॉल्वेंसी एक्ट, इस पर एमसीक्यू आएगा 101%, राइट। तो
इस पे एमसीक्यू कैसे बनेगा वो देखो। पहले पहले तो बोलेंगे दो एक्ट कौन से है बताओ, राइट, ये एक एमसीक्यू बन सकता है। हाँ, तो दो एक्ट, प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, इस पे एमसीक्यू बन सकता है। दूसरा, चांसेस है कि ये कौन से ईयर है, प्रेसिडेंसी का कौन सा ईयर है, प्रोविंशियल का कौन सा ईयर है, ये भी आ सकता है, राइट। लेकिन सबसे ज्यादा चांस है बेटा कि प्रेसिडेंसी लॉ कौन से स्टेट्स में, कौन से सिटीज में एप्लीकेबल है, राइट। तो आपको याद होगा बेटा, प्रेसिडेंसी बॉम्बे, मुंबई, अब बॉम्बे की जगह मुंबई आया तो कंफ्यूज मत होना, हाँ, कैलकाटा है, कोलकाता आएगा, कंफ्यूज मत होना, और चेन्नई, राइट। तो मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ये तीन सिटीज में बेटा प्रेसिडेंसी एक्ट चलता है। इस पे एमसीक्यू आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। आपको एमसीक्यू ऐसे देंगे, कौन से सिटी में प्रोविंशियल एक्ट चलता है, ठीक है। ऑप्शन देंगे बॉम्बे, कैलकाटा, चेन्नई, दिल्ली। तो आपका आंसर होना चाहिए दिल्ली, क्योंकि प्रोविंशियल एक्ट की बात हो रही है। हाँ, ये तीन छोड़कर बाकी सारे सिटीज में प्रोविंशियल एक्ट चलता है। जम्मू एंड कश्मीर प्रोविंशियल, राइट, औरंगाबाद प्रोविंशियल, बॉम्बे मुंबई आया प्रेसिडेंसी, राइट। तो ये ध्यान रखो। दूसरा, इंसॉल्वेंसी एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, इस पर भी एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है, इस पर भी एमसीक्यू बन सकता है। टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव है। एक तो जो डेप्टर है उसको प्रोटेक्ट करना है। डेप्टर कौन, जो इंसॉल्वेंट है, जो इंसॉल्वेंट है, राइट, इसको प्रोटेक्ट करना। दूसरा, दूसरा बेटा, ये इंसॉल्वेंट, ये इंसॉल्वेंट जिसको पेमेंट करना बाकी है, मतलब ये इंसॉल्वेंट के जो क्रेडिटर्स है बेटा, राइट, उनके भी राइट्स या इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, क्योंकि ये क्रेडिटर्स ने पैसा दिया हुआ है किसको, इंसॉल्वेंट को। थेरी में स्टॉक मार्केट है क्या, ठीक है बेटा, थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूं। थेरी में हमको स्टॉक मार्केट है, सोशल अकाउंटिंग नहीं है। सोशल अकाउंटिंग फिफ्थ सेम में है शायद ना, स्टॉक मार्केट है, ठीक है। चलो, राइट। तो बेटा ये, उसके बाद प्रोसीजर फॉर इंसॉल्वेंसी, हाँ, इस पर चांसेस कम है, प्रोसीजर क्या है, पर फिर भी ध्यान रखो, जो पर्सन को लगता है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, राइट, वो एप्लीकेशन देता है कोर्ट में, हाँ, पिटिशन देता है क्या, कि भाई मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, राइट। कोर्ट क्या करता है, हियरिंग की डेट फिक्स करता है, हाँ, और अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि ये बंदा सही बोल रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा, वो बंदे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगा। एक बार वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो फिर वो पर्सन ने अपनी सारी प्रॉपर्टीज कोर्ट को सबमिट कर देना, उसके बिजनेस के एसेट्स, उसके प्राइवेट एसेट, बिजनेस की लाइबिलिटी, प्राइवेट लाइबिलिटी, ये सारा का सारा उसने कोर्ट को सरेंडर करना, राइट। कोर्ट क्या करता है, कोर्ट अपॉइंट करता है एक ऑफिसर को, राइट, वो ऑफिसर को आप लिक्विडेटर भी बोल सकते हो। हाँ, वो ऑफिसर का काम क्या होता है, वो सारे एसेट्स को बेचना और सारे लाइबिलिटीज का जितना हो सके पेमेंट करना, ठीक है। अब जो इंसॉल्वेंट है बेटा, वो इंसॉल्वेंट को दो अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, ये दो अकाउंट्स बनाकर उसको कोर्ट को सबमिट करना पड़ता है, राइट। दो कौन से, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है। इस पर भी एमसीक्यू बन सकता है कि इंसॉल्वेंट को कौन से अकाउंट या स्टेटमेंट कोर्ट को सबमिट करना होता है, राइट। ऑप्शन में आएगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूं बेटा, जो जो एमसीक्यू बन सकता है मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं, हाँ, येलो से। तो ऑप्शन में क्या क्या आएगा, ऑप्शन में आएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, डेफिशिएंसी अकाउंट, दो, तीसरा ऑप्शन आएगा एनी वन, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, हाँ, चौथा ऑप्शन आएगा नन, राइट। या समझो ना, चौथा ऑप्शन ऐसा भी हो सकता, 1 and 2, 1 and 2, तो 1 and 2 ये दोनों, दोनों अपना आंसर रहेगा बेटा। मतलब आप लोग टिक क्या करोगे, फोर्थ टिक करोगे,
ये फोर्थ में 1 एंड 2 बोला हुआ है, एनी वन सबमिट करना पड़ता है कि दोनों सबमिट करना पड़ता है? दोनों करना पड़ता है, राइट? तो अपना आंसर रहेगा 4। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनता है? आपको पता होगा बेटा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक टाइप की बैलेंस शीट है ना? पर है एक टाइप की बैलेंस शीट, पर वो कंप्लीट अपन बैलेंस शीट नहीं बोल सकते उसको, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट आपको याद होगा। इसके फॉर्मेट में बेटा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में ग्रॉस लाइबिलिटी है। अब ये समझो कि ग्रॉस लाइबिलिटी में अमाउंट कौन सा आएगा बैलेंस शीट के अंदर, राइट? बैलेंस शीट के अंदर मान लो अपना जो इंसॉल्वेंट है उसका नाम है मिस्टर एक्स, राइट? मिस्टर एक्स की बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में जो लाइबिलिटीज है बेटा, राइट, वो लाइबिलिटी में जो अमाउंट है, हाँ, वो अमाउंट यहां पे आएगा। इसको आप बुक वैल्यू बोल सकते हो। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे वो लाइबिलिटी का नाम आ जाएगा बेटा। उसके बाद एक्सपेक्टेड टू रैंक, एक्सपेक्टेड टू रैंक में वो अमाउंट आएगा कि जो पेमेंट करना है, जो पेमेंट करना है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा, मान लो बैलेंस शीट में क्रेडिटर 1000 रुपए है, लेकिन क्रेडिटर ने 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, राइट? तो 900 रुपीज हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। मतलब यहाँ पे एक्सपेक्टेड टू रैंक में कौन सी अमाउंट आती है जो हमको देना है। बैलेंस शीट में 1000 है पर 1000 देना नहीं है, देना कितना है 900। क्यों 900 सर? क्योंकि उसने हमको 100 का डिस्काउंट दे दिया, राइट? अब इस पे एमसीक्यू कैसे बनता है वो समझो, कैसे बन सकता है। पहले तो वो बोलेंगे कि क्रेडिटर कौन से लिस्ट में आता है, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी। ऐसा एमसीक्यू बन सकता है, राइट? तो आपको बताना है क्रेडिटर लिस्ट ए में आता है। दूसरा एमसीक्यू कैसे बन सकता है, वो बोलेंगे क्रेडिटर का बुक वैल्यू 1000 है, राइट, और एक्सपेक्टेड टू रैंक है 900। हाँ, तो इसमें जो डिफरेंस है 1000 और 900 का डिफरेंस कितना है बेटा? 100 रुपए का डिफरेंस है। वो 100 रुपए का डिफरेंस वो बोलेंगे प्रॉफिट है, डेफिशिएंसी में जाएगा डेबिट साइड। वो बोलेंगे 100 रुपए का प्रॉफिट है, डेफिशिएंसी में जाएगा क्रेडिट साइड। तीसरा ऑप्शन देंगे 100 रुपए का लॉस है, डेफिशिएंसी में जाएगा डेबिट साइड। चौथा ऑप्शन देंगे 100 रुपए का लॉस है, डेफिशिएंसी में जाएगा क्रेडिट साइड। अब आपको सोचना है बेटा और याद करना है क्लास में हमने क्या पढ़ा था। यहाँ पे लाइबिलिटी मेरी 1000 की है लेकिन देना 900 है, मतलब 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, राइट? 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है बेटा। और डेफिशिएंसी अकाउंट, डेफिशिएंसी अकाउंट में आपको याद दिला दूं, राइट, डेबिट साइड में वो अमाउंट आते हैं जिससे हमारा कैपिटल बढ़ता है, और क्रेडिट साइड में बेटा वो अमाउंट आते हैं जिससे हमारा कैपिटल कम होता है। मतलब कैपिटल बढ़ रहा है डेबिट करो, कैपिटल कम हो रहा है क्रेडिट करो, राइट? अच्छा, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट तो बेटा कैपिटल बढ़ता है ना, नेट प्रॉफिट से कैपिटल में ऐड करो, मतलब डेबिट करो। कैपिटल कम होता है लॉस हुआ तो, राइट, तो फिर हम लोग क्रेडिट करेंगे। उसके बाद बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में ऐड होता है ना, तो ये डेबिट होगा। उसके बाद बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस होता है, ठीक है, तो ये क्रेडिट करेंगे। उसके बाद अदर इनकम, और यहां पे बेटा अदर लॉसेस, ठीक है। और जो अपना डेफिशिएंसी अकाउंट है, डेफिशिएंसी अकाउंट का ये जो बैलेंस है, ये वाला, ये बैलेंस हम लोग, ये बैलेंस हम लोग यहां पे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। और ये हमारा डेफिशिएंसी टैली होना चाहिए। हाँ, तो अब हम लोग देख रहे थे बेटा इस पे इस पे एमसीक्यू कैसे बनेगा। तो 1000 का लाइबिलिटी था, 900 देना है, 100 का प्रॉफिट हुआ बेटा। याद रखना कभी भी लाइबिलिटी कम होती है तो प्रॉफिट होता है, राइट? इमोशनली, इमोशनली एग्जाम पेपर सॉल्व करना नहीं, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाने का, अकाउंट्स के रूल याद करने के। अकाउंट्स के रूल क्या बताया था आपको अब्दुल सर ने?
कि लाइबिलिटी लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो लॉस होता है बेटा, लाइबिलिटी कम होती है तो प्रॉफिट होता है। तो लाइबिलिटी कम हो रही है 100 रुपए से, मतलब मेरा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट एफिशिएंसी में कहाँ जाएगा बेटा? डेबिट साइड। ये अदर इनकम में जाएगा ना, याद करो। ठीक है, तो चल, तो हम देख रहे थे फॉर्मेट कैसे बनता है डेफिशिएंसी का। हाँ, असेट साइड में बेटा, असेट साइड में यहाँ पे दो अमाउंट के कॉलम है, बुक वैल्यू और एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस। राइट, बुक वैल्यू मतलब वही जो बैलेंस शीट के अमाउंट है। राइट, और एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस का मतलब होता है ये असेट को बेचकर पैसा कितना आएगा। राइट, अमाउंट रियलाइज कितना होगा, मतलब असेट को बेचकर पैसा आएगा कितना। ठीक है, अब आपको बेटा फॉर्मेट याद होगा, आपको फॉर्मेट याद होगा, हम लोग इसमें लिस्ट बताते थे, है ना? तो लिस्ट ए से हम लोग स्टार्ट करते थे, लिस्ट ए बी सी डी, चार लिस्ट लाइबिलिटी साइड की है बेटा। ई एफ जी, ये तीन लिस्ट असेट साइड की है। ठीक है, लिस्ट ए क्या होता था हमारा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होता था, है ना? मतलब ऐसा क्रेडिटर, ऐसी हमारी लाइबिलिटी जिसपे कोई सिक्योरिटी हमने नहीं दी है। राइट, सिक्योरिटी का मतलब मॉर्गेज, है ना? ये अनमॉर्गेज, अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी है। ठीक है, तो क्रेडिटर आ सकता है इसमें, बिल्स पेबल आ सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आ सकता है, राइट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ सकते हैं, ऐसी लाइबिलिटी जो अनसिक्योर्ड है। राइट, तो इस पर एमसीक्यू कैसे बनेगा? आपको बोलेंगे लिस्ट ए में क्या आएगा बताओ, विच आइटम्स आर रिकॉर्डेड अंडर लिस्ट ए। आपको ऑप्शन देंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। आपको बोलना पड़ेगा लिस्ट ए है मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। आंसर क्या रहेगा बेटा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ऐसा भी हो सकता है, आपको बोलेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का लिस्ट कौन सा है, ऑप्शन देंगे ए बी सी डी। राइट, आपको बोलेंगे लिस्ट ई, लिस्ट ई किसकी लिस्ट है, ऑप्शन देंगे प्रॉपर्टी, बैंक डेब्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। राइट, तो आपको बोलना है प्रॉपर्टी लिस्ट ई का है। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं। हाँ, चलो, लिस्ट ए अपना हो गया बेटा। सेकेंड लिस्ट कौन सा है? फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर, ये हमारा लिस्ट बी है। और लिस्ट सी है बेटा पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर। राइट, मैं आपको याद दिला दूं एक बार, देखना। मान लो बेटा हमने मिस्टर एक्स, है ना, मिस्टर एक्स है हमारा जो इंसॉल्वेंट हो गया। राइट, उसने लोन लिया। ठीक है, लोन लिया दो बैंक से बेटा, बैंक ए से लोन लिया, बैंक बी से लोन लिया, दोनों भी लाइबिलिटी है। राइट, और चलो और एक लोन लिया, बैंक सी से भी लोन लिया। हाँ, अब ये लोन का अमाउंट कितना है? तो मान लो 1 लाख का लोन। राइट, यहां से बेटा 2 लाख का लोन लिया बैंक बी से, और बैंक सी से 3 लाख का लोन लिया। राइट, असेट मॉर्गेज, अब लोन लेने के लिए कुछ एसेट बेटा गिरवी रखा होगा, मॉर्गेज किया होगा। अब बैंक ए से जो लोन लिया ना, रियलाइजेबल वैल्यू, हाँ, जो असेट मॉर्गेज किया बेटा उसका रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब बेचकर कितना पैसा आएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। हाँ, तो मान लो कि बेटा यहां पे प्लांट हमने मॉर्गेज किया बैंक ए को, और वो प्लांट का रियलाइजेबल वैल्यू 80,000 है। मतलब बैंक अगर वो प्लांट बेच भी देता है तो उसको 80,000 रुपए रिकवर हो जाएंगे। बैंक बी को बेटा स्टॉक मॉर्गेज कर दिया, स्टॉक मॉर्गेज किया 2,30,000 रुपए का, 2,30,000 रुपए का स्टॉक मॉर्गेज करके बैंक बी से लोन लिया। ठीक है, और बैंक सी से 3 लाख का लोन लिया, उसको कुछ भी मॉर्गेज नहीं किया। अब हमको डिसाइड करना है बेटा कि ये कौन से लिस्ट में जाएगा।
ठीक है। तो सबसे पहले बैंक सी से जो लोन लिया वो लिस्ट ए में जाएगा। क्यों लिस्ट ए में? क्योंकि अनसेक्योर्ड लोन है। सिक्योरिटी मतलब मॉर्गेज, तो कुछ मॉर्गेज दिया ही नहीं बेटा, कुछ मॉर्गेज नहीं दिया, मतलब लिस्ट ए में यहां पे रिकॉर्ड करना। ठीक है। उसके बाद उसके बाद बेटा बैंक ए से 1 लाख का लोन लिया, लेकिन जो सिक्योरिटी हमने दी प्लांट नाम की, वो सिक्योरिटी बेचकर बैंक को 80,000 ही मिलने वाले हैं। अब आपको ये सोचना है कि बैंक को पूरा पैसा रिकवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बैंक का पूरा पैसा रिकवर नहीं हो रहा है बेटा, नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये पार्टली सिक्योर्ड है, राइट। और पार्टली सिक्योर्ड यानी लिस्ट सी है। बैंक बी से जो लोन लिया बेटा 2 लाख का, तो स्टॉक कितना दिया उनको? 2,30,000 का। मतलब बैंक को अपना पैसा रिकवर करना है तो ये स्टॉक बेच देगा और 2,30,000 बैंक को मिलेंगे। मतलब बैंक ने 2 लाख का लोन दिया हमारे इंसॉल्वेंट को, और बैंक को बेटा पूरा पैसा बैंक का रिकवर हो जाएगा, उल्टा और बचेंगे बैंक के पास। हाँ, मतलब इसको मैं क्या बोलूंगा? फुल्ली सिक्योर्ड, राइट। ये बेटा लिस्ट बी में जाएगा, आपको याद रखना है। फुल्ली सिक्योर्ड लिस्ट बी, पार्टली सिक्योर्ड लिस्ट सी, ये सब पे एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है। अनसिक्योर्ड लिस्ट ए। ठीक है। अब याद कैसे रखेंगे बेटा? तो सिंपल है, अगर सिक्योरिटी का वैल्यू कम है लोन से, राइट, सिक्योरिटी का वैल्यू कम है तो पार्टली सिक्योर्ड, सिक्योरिटी की वैल्यू लोन से ज्यादा है, राइट, तो फुल्ली सिक्योर्ड। मतलब अगर बैंक अपना पूरा पैसा रिकवर कर सकता है असेट को बेचकर तो फुल्ली सिक्योर्ड, और बैंक अगर अपना पूरा पैसा रिकवर नहीं कर सकता है बेटा तो पार्टली सिक्योर्ड। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। आगे देखो, फुल्ली सिक्योर्ड लिस्ट बी, इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा? लोन की अमाउंट बताएंगे। हाँ, इनर कॉलम में, जैसे मान लो कि फुल्ली सिक्योर्ड ना, हमारे एग्जाम्पल में 2 लाख का लोन लिया है हमने, राइट, और स्टॉक हमने बेटा गिरवी रखा है ना, स्टॉक गिरवी रखा है। स्टॉक बेचकर कितना पैसा आने वाला है? 2,30,000, राइट। तो बैंक क्या करेगा बेटा? बैंक वो स्टॉक बेच देगा 2,30,000 में, अपने 2 लाख निकाल लेगा, रिकवर कर लेगा, और ये बचा हुआ 30,000 रुपया, बेटा बचा हुआ 30,000 रुपया यहां पे हम रिकॉर्ड करेंगे। कहां पे? ये, राइट, सरप्लस टू कॉन्ट्रा। आपको याद होगा बेटा, ये बचा हुआ पैसा बैंक हमको वापस देता है, राइट। बैंक ने अपने 2 लाख निकाल लिए, राइट बेटा, बैंक ने अपने 2 लाख निकाल लिए, और बचा हुआ 30,000 बैंक हमको देगा। ये 30,000 को हम क्रेडिट साइड में कहा रिकॉर्ड करेंगे बेटा? सरप्लस फ्रॉम कॉन्ट्रा। ठीक है। यहां पे मतलब इतना पैसा हमारा और बढ़ गया और आ गया। आगे देखना बेटा, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर, उसमें हमने एग्जांपल लिया था, 1 लाख का लोन लिया हमने बैंक ए से, राइट, और हमने हमारा प्लांट बेटा गिरवी रखा। वो प्लांट का आरवी, आरवी यानी रियलाइजेबल वैल्यू, बेचकर कितना पैसा आएगा? 80,000, राइट। तो आप समझो बेटा, ये 20,000 हमको बाहर दिखाने पड़ेंगे। आप देखना, जो लिस्ट बी है, लिस्ट बी में ये सरप्लस टू कॉन्ट्रा क्रेडिट साइड में चला गया, आउटर कॉलम में आएगा नहीं, आउटर कॉलम में नील, राइट। आपको याद होगा मैंने बताया था लिस्ट बी और लिस्ट डी का अमाउंट बाहर हमेशा नील आता है, राइट। देख लेना, लिस्ट बी फुल्ली सिक्योर्ड, लिस्ट डी प्रेफरेंशियल, बाहर हमेशा नील आएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है? ये 1 लाख का लोन लिया था बेटा, बैंक ने अपने 80,000 रिकवर कर लिए असेट को बेचकर। बैंक को अभी भी 20,000 नहीं मिले। नहीं मिले मतलब हुआ कि हमारा जो इंसॉल्वेंट है वो ये 20,000 रुपए ये बैंक को देगा। ठीक है। आ जाओ, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी। ठीक है। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन से होते हैं बेटा, ये समझना। ऐसे क्रेडिटर, इंसॉल्वेंट के ऐसे क्रेडिटर बेटा
कि जिनको सबसे पहले पैसे देने पड़ेंगे। यहां पे अनसिक्योर्ड हमने ऊपर लिखा, लेकिन अनसिक्योर्ड का पेमेंट सबसे पहले नहीं होता। सबसे पहले पेमेंट होता बेटा लिस्ट डी वालों का, लिखा हमने नीचे, लेकिन पेमेंट सबसे पहले होगा। आपको ये भी एमसीक्यू आ सकता कि सबसे पहले पेमेंट किसका होगा, तो आपको बोलना पड़ेगा प्रेफरेंशियल वाले का, लिस्ट डी वाले का। राइट। अब मैं आपको 2 मिनट के लिए वापस से ये इसमें क्या क्या आता है मैं आपको लेके जा रहा हूं। वापस से हम लोग फॉर्मेट में आएंगे, ठीक है। तो हमारी शीट में बेटा ये आपको मिल जाएगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एज पर लिस्ट डी। ठीक है, थोड़ा बड़ा कॉन्सेंट्रेट करना। देखो, प्रेसिडेंसी एक्ट और प्रोविंशियल एक्ट, हाँ याद रखना बेटा, यहाँ पे बॉम्बे, मुंबई, कोलकाता, राइट, और चेन्नई, ठीक है। और यहाँ पे रेस्ट बाकी सारे सिटीज के लिए प्रोविंशियल एक्ट है। हाँ, अभी ध्यान दो, पहला अमाउंट, अमाउंट ड्यू टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को हम इनकम टैक्स देते हैं और जीएसटी देते हैं, बराबर है, टैक्सेस देते हैं, सिंपल। तो अगर गवर्नमेंट को कुछ भी देना है बेटा, तो दोनों एक्ट के अंदर जितना गवर्नमेंट को देना है पूरा का पूरा प्रेफरेंशियल। राइट। तो क्या करेंगे बेटा हम लोग, इनकम टैक्स बोला है तो पूरा का पूरा इनकम टैक्स हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। राइट, पूरा का पूरा इनकम टैक्स यहाँ दिखाएंगे। जीएसटी पेएबल टू गवर्नमेंट बोला है, यहाँ दिखा दो पूरा का पूरा। और कोई भी एक्ट है, प्रेसिडेंसी एक्ट है तो भी फुल अमाउंट है, प्रोविंशियल एक्ट है बेटा तो भी फुल अमाउंट है। दूसरा, सैलरी ड्यू। राइट, अगर हमारा जो मिस्टर एक्स है इंसॉल्वेंट बेटा, अगर उसने सैलरी देना बाकी है तो प्रेसिडेंसी में अलग प्रोविजन है, प्रोविंशियल में अलग प्रोविजन है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, प्रेसिडेंसी ध्यान से देखना बेटा, ओनली फॉर 4 मंथ बिफोर पिटिशन और 300। राइट, इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना बेटा, यहां से यहां तक एक पार्ट, ठीक है। इसको एक काम करो, यहां से यहां तक एक अमाउंट, हाँ, और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। यहाँ पे क्लर्क है, आप क्लर्क बोल सकते हो, एम्प्लॉय बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब समझो क्या है बेटा, ओनली फॉर 4 मंथ बिफोर पिटिशन। ठीक है, अब समझो बेटा, इस पर भी एमसीक्यू बन सकता है, ध्यान में रखना। हाँ, कैसे बनेगा एमसीक्यू, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के अंदर सैलरी ड्यू आता है, उसके अंदर पिछले 5 महीने का एम्प्लॉयज को पेमेंट करेंगे कि पिछले 4 महीने का करेंगे कि 2 महीने का करेंगे, ऐसे ऑप्शन भी बन सकते हैं। तो आपको ये 4 मंथ भी याद रखना है ना। जो जो एमसीक्यू बन सकता है, देखो ये भी एमसीक्यू बन सकता है, 4 मंथ भी बन सकता है, 300 भी बन सकता है। राइट, तो जो जो बन सकता है बेटा मैं सब येलो से मार्क कर रहा हूं। हाँ, ये शीट में आपको दे दूंगा, ठीक है। अब देखो, समझो बेटा कि यहां पे 1 अप्रैल 2020 को उसने पिटीशन दिया कोर्ट को। राइट, तो पिटीशन दिया वहां से 4 महीने, राइट, वहां से 4 महीने हमको देखना है। ठीक है, तो जैसा ये अपना मार्च होगा बेटा, है ना, ये मार्च है, तो समझो ना मार्च, ये मार्च का महीना है, ठीक है पूरा। राइट, उसके बाद ये अपना फेब्रुवरी है, ये अपना जनवरी है, और ये अपना बेटा 1 दिसंबर। मतलब 1 दिसंबर, दिसंबर पूरा, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च पूरा, मतलब 1 अप्रैल से पिछले 4 महीने देखना बेटा। 1 अप्रैल जिस दिन पिटीशन डाले उसके 4 महीने देखना, 4 महीने की कितनी सैलरी ड्यू है वो हमको देखना है। राइट, तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि मान लो यहाँ पे 100 रुपए होगा, ठीक है, यहाँ पे फिर सैलरी थोड़ी बढ़ गई, मान लो 120 होगा। आपको ये टोटल सैलरी ऐड करना है और कितना होता है देखना है। राइट, चारों महीने का बेटा, 4 महीने का। हाँ,
तो कितना होगा ये? 440 रुपये होता है बेटा। ठीक है, हो सकता है कि आपको और एक मंथ का देंगे, ये मंथ का भी देंगे। कौन सा मंथ है ये अपना? नवंबर, राइट। पर ये हमने इग्नोर करना है, इसको लेना नहीं, क्योंकि हमको पिटीशन के पहले 4 महीने का ही देखना है। ठीक है बेटा, 1 मिनट के अंदर मीटिंग अभी एंड हो जाएगी, तो वापस से वही लिंक पे क्लिक करके आ जाना, राइट। चलो, और इसको मैं कंपेयर करूंगा 300 से, राइट। और मुझे इसका लोअर कितना है वो देखना है। तो लोअर आता है बेटा 300, राइट। अब ये जो है ना, ये पर एम्प्लॉई है, ये है पर एम्प्लॉई। हाँ, इसको हम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो लिस्ट डी यानी प्रेफरेंशियल में क्या क्या आएगा, ये लोअर वाली अमाउंट लेना और इसको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से मल्टीप्लाई करना। मतलब बेटा, ये जो हमने पूरा वर्किंग किया है ना, ये 300 तक जो वर्किंग किया ना, वो एक एम्प्लॉय का करना, और जो लोअर वाला आ गया फिर कितने एम्प्लॉइज का देना बाकी। ठीक है बेटा, मैं फिर से बता रहा हूं, एक बार देखो। पिटीशन, पिटीशन डाले, उसके पहले के 4 महीने का सैलरी आउटस्टैंडिंग वो पूरा प्लस कर लो। हाँ, अगर 3 महीने का है तो 3 महीने का आउटस्टैंडिंग है तो क्या करने का? 3 महीने का लेने का। 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है तो 2 महीने का लेने का। 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है तो 2 महीने का लेने का, राइट। 4 महीने का आउटस्टैंडिंग है तो 4 महीने का लो। 5 महीने का आउटस्टैंडिंग है तो 4 महीने का ही लेने का। आपको याद होगा मैंने बताया था बेटा, मैक्सिमम 4 महीने है वो। हाँ, मैक्सिमम 4 महीने। ठीक है, तो मैक्सिमम 4 महीने का अमाउंट पूरा प्लस किया, 440 आया। इसको 300 से कंपेयर करना। 300 कहां से आया सर? बेटा यहां दिया है देखो, और 300, हाँ, विच एवर इज लेस। तो ये 440 और 300 का लोअर वाला अमाउंट ले लो, और वो लोअर वाला अमाउंट ये पर एम्प्लॉई है, ये पूरा वर्किंग एक एम्प्लॉय की सैलरी लेके करना। फिर ये लोअर वाले अमाउंट को नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से मल्टीप्लाई करना, राइट। ये जो अमाउंट आएगा बेटा, ये जो अमाउंट आएगा ना, इसको मुझे यहां पे दिखाना है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में, यहां पे। ठीक है, आ जाओ फिर से। अब जैसा हमने वर्किंग किया बेटा, अगर प्रोविंशियल एक्ट है, प्रोविंशियल एक्ट है, तो ये 4 महीना तो सेम है देखो, है ना। 4 महीना तो सेम है, लेकिन जो ये 300 है ना, ये 300 को 20 कर दिया, बाकी सब सेम है। इसका मतलब बेटा, ये वाली वर्किंग आप कर रहे हो, ये वाली वर्किंग में जो मैंने ये 300 लिया था ना, इसकी जगह आपने 20 लेना, बाकी पूरा वर्किंग सेम। यानी अगर प्रेसिडेंसी एक्ट है तो 300 लो, प्रोविंशियल है तो 20, बाकी पूरा वर्किंग सेम, राइट। आ जाओ, वेजेस ड्यू है बेटा, वेजेस ड्यू। तो वेजेस ड्यू है ना, सैलरी ड्यू के जैसा ही है। आप देखो, यहां पर भी पिछले 4 महीने का बोला हुआ है, खाली ये जो अमाउंट है ना, स्पेसिफाइड अमाउंट बोलते हैं इसको हम। ये 300 है ना, 300, 20, 100, ये स्पेसिफाइड अमाउंट है जिसको हमको कंपेयर करना है, राइट। तो जैसे सैलरी में बेटा 300 है, वेजेस में ये 100 रुपए हो जाएगा। यानी अगर मैं यही वर्किंग, सेम वर्किंग अगर मैं वेजेस के लिए करता हूं ना, तो वेजेस के लिए अगर करना है, राइट, मैं ऐसा लिख देता हूं यहां पे, ये सैलरी के लिए है। ठीक है, अगर वेजेस है बेटा, अगर वेजेस है, हाँ, तो यहां पे प्रेसिडेंसी एक्ट में 100 हो जाएगा, और प्रोविंशियल एक्ट में बेटा 100 ही रहेगा। ठीक है, मतलब समझो कि वेजेस आउटस्टैंडिंग बोला हुआ है। हाँ, तो आपने ये वाला वर्किंग कर लेना, पिटीशन के पहले के 4 महीने का आउटस्टैंडिंग, राइट। 4 महीने का आउटस्टैंडिंग नहीं है, 3 महीने का है तो 3 महीने का ले लो। 5 महीने का रहा तो 4 महीने का, अपने को अलाउड 4 महीने का है, ये 4 महीने का अमाउंट ले लिया, राइट। ये आ गया 440। हाँ, और प्रेसिडेंसी एक्ट है बेटा तो 100 लिखना, प्रोविंशियल है तो 20 लिखना, और कंपेयर करना इन दोनों में से लोअर अमाउंट जो रहेगा,
440 है और 100 है मान लो, लोअर 100, फिर वो 100 को नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से मल्टीप्लाई, राइट। आ जाओ लास्ट, रेंट ड्यू है बेटा, रेंट ड्यू। तो रेंट में हम लोग क्या करेंगे, एक महीने का रेंट, ओनली फॉर 1 मंथ, हाँ ओनली फॉर 1 मंथ, यहाँ फुल स्टॉप है। मतलब प्रेसिडेंसी एक्ट ये बोलता है बेटा कि एक महीने का रेंट प्रेफरेंशियल मानेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, समझो। मिस्टर एक्स है हमारा जो इंसॉल्वेंट हो गया, उसने पिछले 3 महीने का रेंट देना बाकी है मकान मालिक को, राइट। तो 3 महीने का रेंट 3,000 है मान लो, तो एक महीने का रेंट बेटा 1,000 रुपए हुआ। तो एक महीने का रेंट प्रेफरेंशियल माना जाएगा, राइट। वो एक महीने का रेंट मैं यहां पे दिखाऊंगा आपको। इस पे एमसीक्यू कैसे बनेगा देखो, आपको बोलेंगे अंडर प्रेसिडेंसी एक्ट, राइट, अंडर प्रेसिडेंसी एक्ट rent due is considered as preferential for how many month, 1 2 3 4, तो आपको बोलना है 1, ठीक है। अच्छा, अब तो 3 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग था, तो हमने प्रेफरेंशियल में तो एक महीने का रेंट दिखाया, बाकी 2 महीने का रेंट बेटा आपको अनसेक्योर्ड में रिकॉर्ड करना है। याद रखना बेटा, याद रखना, ये प्रेफरेंशियल का पूरा वर्किंग, जो अमाउंट जो अमाउंट प्रेफरेंशियल वाली है वो तो यहां दिखा दो, बचा हुआ अमाउंट बेटा अनसेक्योर्ड में जाएगा, ठीक है। अच्छा, रेंट ड्यू बेटा, रेंट ड्यू प्रोविंशियल के लिए क्या बोला हुआ है, रेंट इज नॉट प्रेफरेंशियल। मतलब अगर बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई के अलावा और कोई सिटी का बंदा है, मिस्टर एक्स हमारा, ये 3 के अलावा और कोई सिटी का है, तो प्रोविंशियल एक्ट लागू होगा वहां पे। प्रोविंशियल एक्ट ये बोलता है कि रेंट प्रेफरेंशियल है ही नहीं। इसका मतलब मैं एग्जांपल लेता हूँ बेटा कि 3 महीने का रेंट देना बाकी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 3 महीने का रेंट पूरा का पूरा बेटा अनसेक्योर्ड में डाल देंगे, यहाँ पे प्रेफरेंशियल में नहीं आएगा। हाँ, प्रेसिडेंसी है तो एक महीने का प्रेफरेंशियल, बाकी पूरा का पूरा अनसेक्योर्ड, राइट। तो बेटा मैंने ये आपको बता दिया, 4 लिस्ट आपको याद रखना है। हाँ, असेट साइड में आ जाओ। असेट साइड में बेटा लिस्ट ई है हमारा, प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई। हाँ, अब इसमें क्या क्या आएगा, इसमें बेटा सारे टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स आएंगे, टेंजिबल भी आएंगे, इंटेंजिबल भी आएंगे, राइट। तो कैश आएगा, स्टॉक आएगा, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, राइट, ये सब आएगा बेटा। लेकिन इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि जो असेट हमने मॉर्गेज किए हैं वो यहां पे नहीं आते। जैसे हमने यहाँ पे हमारा प्लांट मॉर्गेज किया था, राइट, और यहाँ पे हमने हमारा स्टॉक मॉर्गेज किया था, है ना, 2,30,000 का स्टॉक मॉर्गेज किया, प्लांट 80,000 का मॉर्गेज किया, राइट। बी और सी देखो, तो जो असेट हम मॉर्गेज कर देते हैं बेटा वो तो असेट हमारे पास है ही नहीं। थोड़ा दिमाग लगाओ ना, मैंने बैंक को वो असेट दे दिया, गिरवी रख दिया, तो मेरे पास वो असेट है ही नहीं, आपके पास नहीं है, तो फिर यहाँ पे दिखाना नहीं, राइट। तो यहाँ पे वही असेट्स आएंगे बेटा लिस्ट ई के अंदर जो जो हमने किसी को सिक्योर्ड नहीं किए हैं, किसी को दिए नहीं है, हमारे पास है ये सारे के सारे एसेट्स, राइट। अच्छा, यहाँ पर बेटा बुक वैल्यू आएगी। मैं आपको याद दिला दूं, एक छोटा छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ बेटा। मान लो स्टॉक बैलेंस शीट में 10,000 का है, लेकिन मार्केट में उसको बेचकर 8,000 रुपए आएंगे, राइट। मतलब मेरा 2,000 का लॉस होगा, है ना। ये 2,000 का लॉस डेफिशिएंसी अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा। आपको याद रखना है बेटा, लॉसेस से कैपिटल कम होता है, और जो अमाउंट से जिसके वजह से कैपिटल कम होता है वो मैं क्रेडिट साइड डाल दूंगा, ठीक है। तो ये 2,000 क्रेडिट साइड जाएगा, याद रखना। मान लो कि प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख की है, उसको बेचकर 11 लाख आने वाले हैं, 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है बेटा, प्रॉफिट को मैं डेबिट साइड में डालूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ, बुक डेप्थ, बुक डेप्थ एज पर लिस्ट एफ, राइट। बुक डेप्थ का मतलब डेप्टर्स होता है बेटा। हाँ, देखो
बुक डेप्थ, बुक डेप्थ यानी डेप्टर, आपको सब याद आ रहा होगा। हाँ बेटा, डेप्टर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, गुड, डाउटफुल, बैड। मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मान लो मिस्टर एक्स के डेप्टर है 1 लाख रुपए के, राइट। डेप्टर है बेटा 1 लाख रुपए के, उसमें से 70,000 के गुड है। गुड का मतलब जो पैसा आ जाएगा, डूबेगा नहीं। और डाउटफुल है 20,000 के, मतलब इसके आने के चांसेस कम है। हाँ, और बैड है 10,000। बैड का मतलब बेटा ये पैसा आएगा ही नहीं, राइट। अब ये हमारी बुक वैल्यू है, इसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? तो गुड वाला अमाउंट तो बेटा पूरा आने वाला है, 70,000 पूरा आ जाएगा। डाउटफुल वाला पूरा आने के चांसेस नहीं होते हैं, है ना। तो मान लो बेटा 60% आएगा, है ना। गुड़ का तो 100% आता है, हमेशा याद रखना बेटा, गुड़ का पूरा पैसा आ जाता है, डाउटफुल का पूरा पैसा नहीं आता। ठीक है, तो 20,000 का 60%, मान लो, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हाँ, ये 60% कोई लॉ नहीं है, प्रोविजन नहीं है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, बेटा 12,000 रुपए रिकवर हो जाएंगे। बैड 10,000 है, तो बैड में बेटा कितना रिकवर होगा? 0। बैड का मतलब ये पैसा रिकवर होगा नहीं, ये पैसा रिकवर होगा नहीं, 0 रिकवर होगा। इस पर भी एमसीक्यू बन सकता है। कैसे, मैं बताता हूं। क्वेश्चन देंगे कि डेप्टर्स 1 लाख का है, फिर बोलेंगे कि 1 लाख के डेप्टर में गुड 70,000 है, डाउटफुल 20,000 है, बैड 10,000 है, और बोलेंगे डाउटफुल वाला 60% रिकवर होगा। आपको बोलेंगे ऑप्शंस में बताओ आरवी कितना, और 4 ऑप्शन देंगे, राइट। तो आरवी कैसे निकालना बेटा? गुड का पूरा अमाउंट जितना बुक वैल्यू है वो पूरा आरवी बनेगा। डाउटफुल का जितना परसेंटेज बोला है उतना परसेंटेज मल्टीप्लाई करके ले लेना। बैड का 0, राइट। तो 70,000 प्लस 12,000, 82,000 हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ, ये हो गया हमारा बेटा लिस्ट एफ। हाँ, आपको लिस्ट नंबर, लिस्ट का नाम, और कौन से एसेट वहां पे आएंगे वो सब याद रखना है। प्रॉपर्टी, लिस्ट ई, इस पे एमसीक्यू बनेगा। ठीक है, बुक डेप्थ के बाद बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हाँ, एज पर लिस्ट जी। तो इसमें बेटा बिल्स रिसीवेबल आता है, डिबेंचर आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद, उसके बाद देखना लाइबिलिटी साइड में बेटा, लाइबिलिटी साइड में ये 2 अमाउंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कॉन्ट्रा का मतलब होता है जो अमाउंट हमको अपोजिट साइड डालना है। ठीक है, तो लिस्ट बी में से जो सरप्लस बचा बेटा, इसको हम क्या करेंगे? असेट साइड में ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि इतना पैसा हमको बैंक से मिलने वाला है। ठीक है, और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो है बेटा अपना लिस्ट डी, इनको हम सबसे पहले पेमेंट करते हैं, आपको याद रखना है, सबसे पहले पेमेंट होता है बेटा इनका, राइट। तो पेमेंट कर दिया, तो ये जो पेमेंट हमने किया है ना, मान लो ये पूरा पूरा प्रेफरेंशियल बेटा, इनकम टैक्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस और रेंट, सब मिला के मान लो 1,000 है। मैंने ये पूरा 1,000 पेमेंट कर दिया, तो ये 1,000 बेटा यहाँ पे आएगा, माइनस करना पड़ेगा। यहाँ से माइनस क्यों कर रहे सर हम लोग? क्योंकि हम लोग पेमेंट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, समझ रहा है? ये 2 अमाउंट क्रेडिट साइड में, ये सरप्लस टू कॉन्ट्रा ऐड होगा, और ये डिडक्टेड टू कॉन्ट्रा यहाँ से माइनस होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे सर? तो असेट साइड देखो बेटा, असेट साइड ये लिस्ट जी तक का पूरा अमाउंट, हाँ, लिस्ट जी तक का बेटा पूरा अमाउंट आपको टोटल करना है। उसमें सरप्लस फ्रॉम कॉन्ट्रा ये प्लस करना है, राइट। डिडक्टेड फ्रॉम कॉन्ट्रा माइनस करना है, और फिर इसका टोटल करना है। ये वाली अमाउंट आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? टोटल लाइबिलिटीज कितनी आती है देख लेना। ठीक है, और ये लाइबिलिटीज में से ये वाला अमाउंट माइनस कर देना, तो आपको ये मिल जाएगा बेटा डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच।
डेफिशिएंसी मिलेगी एज पर लिस्ट है, तो ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट टैली होना चाहिए, मैच होना चाहिए। हाँ, या तो आप ऐसे करना कि ये वाला अमाउंट यहां पे कॉपी कर लेना डेफिशिएंसी अकाउंट में, और फिर डेफिशिएंसी अकाउंट को टैली कर लेना। राइट, आपको क्वेश्चन आने के नहीं है टैली करने के, पर मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम्पल। हाँ, अब देखो बेटा, ऐसा भी हो सकता है, हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपको क्वेश्चन देंगे, बोलेंगे लिस्ट ए का अमाउंट। देखो मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं बेटा, आपको ये कॉपी करना है तो करो। हाँ, मैं छोटा एग्जांपल देता हूं। लिस्ट ए का अमाउंट 1000 है, लिस्ट बी 2000, लिस्ट सी 1500 और लिस्ट डी 500 है। राइट, फिर आपको बोलेंगे कि देखो यहां का आपको याद रखना है बेटा, लिस्ट बी का अमाउंट बाहर नील हो जाता, लिस्ट डी का अमाउंट भी बेटा बाहर नील हो जाता। ठीक है, अभी देखो, समझो यहां पे जो अपना लिस्ट सी है, हाँ, लिस्ट सी कौन सा है बेटा अपना, लिस्ट सी कौन सा है, पार्टली सिक्योर्ड है। राइट, तो मान लो बेटा लाइबिलिटी 1500 है, और जो एसेट हमने मॉर्गेज किया था वो बेचकर बैंक 1000 रुपए अपने रिकवर करेगा, तो 500 रुपए हमको बैंक को देने पड़ेंगे, ये बाहर आ जाएगा, और लिस्ट ए का अमाउंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये अपनी लाइबिलिटी हो गई। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर डेफिशिएंसी कितनी है बताओ, ऐसा क्वेश्चन आया, डेफिशिएंसी कितनी हो रही है, राइट, तो आपको लिस्ट ए के अमाउंट दे देंगे डायरेक्टली, लिस्ट बी का दे देंगे, तो बी का अमाउंट हमेशा याद रखो बेटा, लिस्ट बी वाला अमाउंट बाहर नील है, लिस्ट डी वाला अमाउंट भी बाहर नील है। सी वाले अमाउंट में असेट बेचकर जो पैसा आया वो माइनस करने के बाद जो लाइबिलिटी बचेगी वो बाहर दिखा देना। अब ये टोटल हो गया बेटा अपना 1500। ठीक है, ये हमारा असेट, यहां पर भी 1500, यहां पे हम लोग लिस्ट ई वाला अमाउंट बताएंगे। ठीक है, लिस्ट ई प्रॉपर्टी समझो 400, लिस्ट एफ 200, लिस्ट जी 200। राइट, तो आपने क्या करना बेटा, इसको टोटल कर लेना 800। हाँ, अब जो लिस्ट बी था अपना, उसको जो हमने असेट मॉर्गेज किया था वो 2200 का किया था, तो बैंक ने क्या किया, 2200 का असेट बेचकर 2000 अपने निकाल लिए, और ये 200 रुपए हमको वापस किए होंगे ना बेटा, तो ये 200 रुपए यहां से यहां पे ऐड कर देना, और लिस्ट डी वाला हम सबसे पहले पेमेंट कर देते हैं ना, तो ये हम लोग माइनस कर देते हैं, इसलिए अमाउंट बाहर नहीं लाता है बेटा, ये 500 रुपए यहां से हमको माइनस करना है। अब टोटल कितना आता देखो, 800 और 200 1000, 1000 में से 500 गया, 500 बचा बेटा, डेफिशिएंसी 1000। डेफिशिएंसी बताओ कितना, ऐसा क्वेश्चन आया तो आपने रफ में ऐसे कर लेना, पर मेरे को नहीं लगता कि ऐसा क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे। ठीक है, अब समझो बेटा, हाँ, ये हो सकता कि आपको आपको बेटा कैपिटल देंगे, देखो ये बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं, आपको क्वेश्चन में कैपिटल देंगे, समझो 1000 रुपए, राइट, ड्राइंग्स देंगे 800, मान लो लॉस हुआ 2000 का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चलो नहीं है, रहा तो ले लेना, अदर लॉसेस आपको देंगे मान लो 200 के, राइट, तो टोटल हो गया बेटा अपना 3000। हाँ, 3000, आपको कैपिटल दिया 1000 का, नेट प्रॉफिट दिया मान लो 600 का। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है मान लो 400 का, अदर इनकम है 600। राइट, आपको बोलेंगे डेफिशिएंसी फाइंड करो, ये मेरा जो बैलेंस बचेगा बेटा वो डेफिशिएंसी रहेगा।
ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, डेफिशिएंसी फाइंड करो आएगा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखो, जो अमाउंट से कैपिटल बढ़ेगा वो डेबिट करना, जो अमाउंट से कैपिटल कम होगा क्रेडिट करना। इसको क्लोज कर देना बेटा, आपको आपका डेफिशिएंसी मिल जाएगा। राइट, चलो डन बेटा। अच्छा आ जाओ, अब ये वही सारा है, देखो लिस्ट ए में क्या क्या आएगा। हाँ, लिस्ट ए में सारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आएंगे, ठीक है। लिस्ट बी में फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर आएंगे। हाँ, फुल्ली सिक्योर्ड मतलब कि जो बैंक को हमने असेट गिरवी रखा है, मॉर्गेज दिया है बेटा, वो मॉर्गेज वाले असेट को बेचकर बैंक का पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। राइट, इसको आइडेंटिफाई कैसे करना, आर वी ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कहा जाता है वो असेट को जो हमने मॉर्गेज किया है। आरवी ऑफ सिक्योरिटी इज मोर देन लोन। राइट, पार्टली सिक्योर्ड कब होगा बेटा, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी अगर लोन से कम है। राइट, मतलब बैंक का पैसा पूरा रिकवर नहीं हो रहा है बेटा, तो ये लिस्ट सी में जाएगा। इस पर एमसीक्यू कैसे बनेगा, देखो वो बोलेंगे लोन दिया था 1000 रुपए का, राइट, और हमने ये सिक्योरिटी दी थी। सिक्योरिटी कितनी दी, 1200 रुपए की। राइट, अब बोलेंगे बताओ ये कौन से लिस्ट में आएगा। ऑप्शन देंगे, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी। राइट, आप मेरे को चैट करके बताओ कौन से लिस्ट में ये जाएगा। बेटा चैट करके बताओ कौन से लिस्ट में जाएगा। कौन से लिस्ट में जाएगा, जल्दी फटाफट। बी में जाएगा, बी में जाएगा बेटा, सी में नहीं, बी में। हाँ, बी में जाएगा। बी में क्यों जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी का वैल्यू ज्यादा है लोन से। तो बैंक असेट बेच रहा है 1200 रुपए में, और अपने पैसे, बैंक के पैसे पूरे रिकवर हो रहे हैं ना बेटा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखना। प्रेफरेंशियल मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और प्रेफरेंशियल पे एमसीक्यू बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इस पर वो लोग एक एमसीक्यू बनाएंगे, अगर वो पेपर डिफिकल्ट निकालेंगे ना, डिफिकल्ट निकाल रहे हैं तो इस पर एमसीक्यू बनेगा। और बेटा मेरे को नहीं लगता कि पेपर डिफिकल्ट निकलेगा, पेपर इजी ही निकलेगा, टेंशन मत लो आप लोग। हाँ, खाली मेरा नाम लेके चालू करना, मतलब मेरा नहीं, भगवान का नाम लेके। चलो, एसेट एज पर लिस्ट टी। अब लिस्ट बेटा प्रॉपर्टी मैंने बताया आपको, याद रखना है, यहाँ पे बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, सारे असेट्स आएंगे, सारे असेट्स आएंगे बेटा। लेकिन वो असेट्स याद रखना कि जो हमने मॉर्गेज नहीं किए हैं, ठीक है। उसके बाद जी में आएगा बेटा बिल्स रिसीवेबल। अच्छा एफ रह गया, एफ कहाँ गया, अच्छा एफ नहीं आया, ठीक है। तो एफ बताया मैंने आपको, एफ में बेटा बैड डेप्ट, बुक डेप्ट आएगा। बुक डेप्ट मतलब डेप्टर्स, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। इस पर भी एमसीक्यू बन सकता है, मैंने बताया आपको। आ जाओ, उसके बाद जी, बिल्स रिसीवेबल। इसमें याद रखना बेटा, बिल्स रिसीवेबल, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सब आपको याद रखना है। आपको बोलेंगे बताओ बॉन्ड कौन से लिस्ट में आता है, 4 लिस्ट दे देंगे। हाँ, समझना, ये 3 चीजें बेटा लिस्ट जी में आती है। उसके बाद डेफिशिएंसी, है ना, एच। राइट, और ये मैंने आपको फॉर्मेट बताया डेफिशिएंसी अकाउंट का। डेबिट में वो अमाउंट आएंगे जिससे हमारा कैपिटल बढ़ता है, क्रेडिट में वो अमाउंट आएंगे जिससे हमारा कैपिटल कम होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको लर्न हो जाए। कैपिटल डेबिट में, ड्रॉइंग क्रेडिट में, याद कैसे रखना बता रहा मैं। कैपिटल डेबिट में, ड्रॉइंग क्रेडिट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट। नेट प्रॉफिट हुआ तो डेबिट, नेट लॉस हुआ तो क्रेडिट। अदर इनकम है डेबिट, अदर लॉस है क्रेडिट। राइट, अब एडजस्टमेंट बेटा, इस पर एमसीक्यू बनेगा, ये बड़ा होके एमसीक्यू बनेगा, ठीक है। तो अब एडजस्टमेंट बेटा याद करो, लोन फ्रॉम वाइफ, सबको बेटा याद होना चाहिए, लोन, लोन फ्रॉम वाइफ
सबको याद आना चाहिए। स्त्रीधन याद आ रहा है कि सबको? राइट, स्त्रीधन याद आ रहा है क्या? हाँ, तो देखो, लोन फ्रॉम वाइफ, राइट, स्त्रीधन का मतलब होता है ओन फंड, राइट, ओन फंड गिवन बाय हर फादर, राइट। अब दूसरा क्या हो सकता है? फ्रॉम अमाउंट गिवन टू हर। अब समझो बेटा, मिस्टर एक्स हमारा इंसॉल्वेंट है। अब मिस्टर एक्स ने लोन लिया अपने वाइफ से। कितने का लोन लिया? एग्जाम्पल, 1 लाख रुपए का लोन लिया, राइट। हमको देखना पड़ेगा बेटा कि 1 लाख का जो लोन लिया, वो वाइफ से जो लोन लिया, तो वाइफ के खुद के पैसे थे क्या? वाइफ के अपने खुद के पैसे हो सकते हैं ना बेटा? हो सकता है कि वाइफ कहीं जॉब कर रही है, वाइफ कहीं बिजनेस कर रही है, तो उसका खुद का पैसा भी हो सकता है, या उसके फादर ने उसको दिया था, है ना। तो वाइफ का खुद का पैसा है क्या, वो देखो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, कि जो मिस्टर एक्स ने लोन लिया अपने वाइफ से, ये वही पैसा है जो मिस्टर एक्स ने अपने वाइफ को दिया था घर खर्च के लिए, राइट। घर खर्च के लिए पैसा दिया था, तो वाइफ क्या करती थी बेटा, हर साल जमा करती थी, 400 रुपए, 500 रुपए, है ना, लॉकडाउन में काम में आएगा बोलकर जमा करती थी। तो उसके बाद जमा हो गया था वाइफ के पास 1-2 लाख रुपया, राइट। तो उसमें से 1 लाख रुपए का लोन मिस्टर एक्स ने अपने वाइफ से लिया, राइट। तो अगर बेटा स्त्री धन है, मतलब वाइफ का पैसा खुद का था, तो ये ए अथवा बी अथवा सी कहीं पर भी आ सकता है। हाँ, लिस्ट ए मतलब क्या बेटा, अनसेक्योर्ड है, मतलब अपने वाइफ से लोन तो लिया, पर वाइफ के पास कुछ गिरवी नहीं रखा, राइट। अब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बेटा ऐसा कि भाई गिरवी रखना पड़ता है, पर आप समझो, है ना, एग्जाम में बामू है, कुछ भी आ सकता है, तो ध्यान में रखो, राइट। अब पूरा अकाउंट्स के पेपर की जगह पूरा मैथ्स का पेपर आ सकता है। हाँ, इतना बड़ा ब्लंडर हो सकता है, तो छोटे मोटे ब्लंडर तो उनके लिए दाएं हाथ का खेल है, ठीक है। तो सुनो, लिस्ट ए में आ सकता है अगर वाइफ से लोन लिया है बिना कुछ गिरवी रखे। बी में जाएगा बेटा अगर वाइफ से लोन लिया गिरवी रखकर, और वो जो असेट गिरवी रखा, वो असेट का वैल्यू लोन से ज्यादा है, मतलब फुल्ली सिक्योर्ड। और पार्टली सिक्योर्ड है तो सी में जाएगा। लेकिन अगर जो लोन लिया है बेटा, वो वही पैसा था जो उसने घर खर्च के लिए दिया था, राइट। ये हम लोग क्या करते हैं, ऐड टू कैपिटल। बेटा ये आपके बुक में, आपके रजिस्टर में ये सारे नोट्स लिखे हुए हैं, आप देख लेना एक बार, ठीक है। चलो, ये एडजस्टमेंट हो गई, फर्स्ट कंप्लीट अपनी। नंबर 2 बेटा, लोन फ्रॉम फादर ब्रदर। अब याद रखो, किसी से भी लोन लिया, हाँ, आई रिपीट, किसी से भी लोन लिया, बेटे से, बीवी से, भाई से, बहन से, पड़ोसी से, दोस्त से, दुश्मन से, किससे भी लोन लिया बेटा, ये ए में जाएगा, या तो बी में जाएगा, या तो सी में जाएगा। आपने देख लेना, बिना कुछ गिरवी रखे लिया, ए में डाल दो। और कुछ असेट मॉर्गेज करके लिया है, अगर वो असेट सफिशिएंट है, मतलब फुल्ली सिक्योर्ड है बेटा, तो बी में डाल दो। पार्टली सिक्योर्ड है, सी में डाल दो, ठीक है। प्राइवेट असेट, प्राइवेट असेट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। हाँ, अब जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट होता है, तो उसके बिजनेस के असेट और उसके साथ साथ उसके घर के असेट्स भी उसको बेचने पड़ेंगे, या कोर्ट को सरेंडर करने पड़ेंगे, राइट। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, लाइबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है। इस पर भी एमसीक्यू बन सकता है, वो बोलेंगे लाइबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज लिमिटेड, अनलिमिटेड, एनी वन ऑफ द अबव, या नन, राइट। तो याद रखना बेटा, लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल सोल प्रोपराइटर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पार्टनरशिप की लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, कंपनी की लाइबिलिटी बेटा लिमिटेड होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अनलिमिटेड का मतलब क्या हुआ, बिजनेस के एसेट्स भी देने पड़ेंगे, घर के एसेट्स भी देने पड़ेंगे। अब समझो बेटा कि घर में
ज्वेलरी रखी हुई थी 10 लाख रुपए की। मिस्टर एक्स कोर्ट को बोल रहा है, मिस्टर एक्स ने कोर्ट को बोला कि भाई मैं इंसॉल्वेंट हो गया, मेरा दिवालिया निकल गया, राइट। और उसके घर से मालूम पड़ा कि घर में 10 लाख की ज्वेलरी रखी है। तो कोर्ट क्या बोलेगा कि तेरे घर में जो ज्वेलरी रखी है ना वो भी हमको लाके दे दे, राइट। तो घर में ज्वेलरी है, घर में कार है, राइट, ये सारे के सारे असेट्स, भारी वाला टीवी है ना, ये सारे के सारे असेट्स कोर्ट को सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब समझो बेटा, अब समझो, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर, अब समझो बेटा, ये मेरी बैलेंस शीट है, मिस्टर एक्स की बैलेंस शीट है। मिस्टर एक्स की बैलेंस शीट के अंदर बेटा यहां पे है कैश 1000, राइट, प्लांट 10,000। अब उसकी पर्सनल ज्वेलरी है बेटा, पर्सनल ज्वेलरी है 10 लाख रुपए की। अब पर्सनल ज्वेलरी है तो बैलेंस शीट में तो ये दिखाएंगे नहीं हम लोग, क्योंकि बैलेंस शीट तो बिजनेस की होती है ना। तो याद रखो बेटा, अगर बिजनेस के असेट्स अगर मैं रिकॉर्ड करता हूं ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, तो एक ही इफेक्ट आता है। कैश है मैं ई में डाल दूंगा, डेप्टर्स है एफ में डाल दूंगा, बिल्स रिसीवेबल डिबेंचर बॉन्ड है मैं जी में डाल दूंगा, राइट। लेकिन अगर पर्सनल असेट्स है बेटा, पर्सनल असेट तो बैलेंस शीट में है ही नहीं। अब आप ये बैलेंस शीट में लाने वाले हो बेटा, ये बैलेंस शीट में आप रिकॉर्ड करने वाले हो, ये अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अब रिकॉर्ड हुआ नहीं था ना बेटा, अब रिकॉर्ड करने वाले हैं, तो इसके दो इफेक्ट आएंगे, इसके बेटा दो इफेक्ट आएंगे, याद रखना, पर्सनल असेट और पर्सनल लाइबिलिटी। मैं आपको दोनों बता रहा हूं, हाँ, पर्सनल असेट और पर्सनल लाइबिलिटी। पर्सनल असेट, इसके दो इफेक्ट, हाँ मैंने बताया दो इफेक्ट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में ये पहले से है नहीं, इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बेटा पर्सनल असेट आ रहा है ना, तो ई, एफ या जी। अगर पर्सनल, पर्सनल लैंड एंड बिल्डिंग है ई में डाल दो, प्रॉपर्टी के अंदर। पर्सनल डेप्टर है एफ में डाल दो, पर्सनल बिल्स रिसीवेबल है, पर्सनल डिबेंचर है, जी में डाल दो, राइट। जनरली ए में आता, क्योंकि पर्सनल डेप्टर या पर्सनल बिल रिसीवेबल होता नहीं है, पर आप फिर भी ध्यान में रखो, राइट। मतलब बोलने का मतलब है बेटा ये एसेट में जाएगा। हाँ, दूसरा बेटा डेफिशिएंसी अकाउंट में जाएगा, कहां पे सर, डेबिट साइड में। क्यों डेबिट में, क्योंकि असेट अगर मेरे बिजनेस में आ रहा है, असेट मेरे बिजनेस में आ रहा है, इसका मतलब हमारा प्रॉफिट हो रहा है। देखो अदर इनकम, असेट बिजनेस में आया तो प्रॉफिट हुआ ना बेटा, अदर इनकम में जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर पर्सनल लाइबिलिटी है, पर्सनल लाइबिलिटी, हाँ, कोर्ट ने बेटा, कोर्ट ने मिस्टर एक्स को बोला कि आपके जितने भी पर्सनल असेट्स है ना वो सारे हमको सरेंडर कर दो, जमा कर दो। तो मिस्टर एक्स क्या बोलेगा कोर्ट को, मेरे सारे असेट्स लेके जा रहे हो ना तो मेरी लाइबिलिटीज भी लेना लेना पड़ेगा, राइट। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया बेटा, अपनी सारी लाइबिलिटीज, पर्सनल लाइबिलिटी की बात कर रहा हूं, वो भी दे दिया किसको, कोर्ट को सरेंडर कर दिया। अब समझो बेटा, पर्सनल लाइबिलिटी बिजनेस में आ रही है, पहली बार आ रही है, तो दो इफेक्ट लेने पड़ेंगे, राइट, दो इफेक्ट लेने पड़ेंगे। पहला इफेक्ट, ऑब्वियसली बेटा लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि पर्सनल लाइबिलिटी है, पर लाइबिलिटी साइड में ए बी सी, राइट। तो अगर वो लाइबिलिटी अनसेक्योर्ड है, पर्सनल लाइबिलिटी ए में डाल दो, फुल्ली सिक्योर्ड है बी में डाल दो, पार्टली सिक्योर्ड है सी में डाल दो। ठीक है, दूसरा बेटा डेफिशिएंसी अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्रेडिट साइड में। क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड में हम लॉस रिकॉर्ड करते हैं बेटा, पर्सनल लाइबिलिटी बिजनेस में आएगी तो मेरा लॉस हुआ ना, पर्सनल एसेट आया मेरा प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हो रहा है बेटा हमारा, राइट। और पर्सनल लाइबिलिटी आएगी तो हमारा लॉस होगा, डेफिशिएंसी अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है, इस पर भी एमसीक्यू बन सकता है। चलो पुढे,
पर्सनल असेट, पर्सनल लाइबिलिटी, पर्सनल मतलब प्राइवेट, राइट। चल, गिफ्ट, गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी, इस पर एमसीक्यू बन सकता है। हाँ, कौन से पॉइंट पर? ये 2 इयर्स वाले पॉइंट पर, राइट। तो बेटा याद रखना, अगर इंसॉल्वेंट पर्सन ने अपने बिजनेस का या घर का कोई भी एसेट किसी को गिफ्ट कर दिया, राइट, और वो गिफ्ट उसने किया बेटा पिटीशन से 2 साल पहले, ईयर 2, ईयर 1, पिटीशन यहां पे किया, और पिटीशन से 2 साल के अंदर, हाँ, अगर उसने कुछ गिफ्ट कर दिया है किसी को, फैमिली मेंबर को, दोस्त को, किसको भी कुछ भी गिफ्ट कर दिया बेटा, राइट, तो कोर्ट वो गिफ्ट भी सरेंडर करो बोलेगी, कोर्ट वो गिफ्ट भी सीज कर लेगी, जिसको दिया ना उससे सीज कर लेगी, राइट। तो देखो, अ गिफ्ट मेड बाय इंसॉल्वेंट विद इन 2, आपको ये 2 याद रखना है, विद इन 2 ईयर, अगर 2 साल पहले गिफ्ट किया था बेटा तो कोर्ट वो सीज नहीं कर सकता, ठीक है। अब मान लो कि कोर्ट ने वो सीज कर लिया, मान लो कि बेटा आपने ज्वेलरी आपके बेटी को गिफ्ट कर दी थी 1000 रुपए की, एग्जाम्पल, कब की थी? पिटिशन के 2 साल के अंदर पहले, राइट। तो कोर्ट क्या करेगा बेटा, ये 1000 रुपए की ज्वेलरी सीज कर लेगा। हाँ, अब समझो ना बेटा, ज्वेलरी जो हमारे बैलेंस शीट में नहीं थी अब हमारे बैलेंस शीट में आ रही है, राइट, मतलब फिर 2 इफेक्ट लेने पड़ेंगे ना। देखो, असेट, असेट अगर बैलेंस शीट में आ रहा है जो अब तक नहीं था तो 2 इफेक्ट, असेट है तो ई, एफ या जी में डाल दो, जनरली बेटा वो ई में ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप डेप्टर या बिल तो किसी को गिफ्ट नहीं करेंगे, है ना, कैश, स्टॉक, प्लांट, ये सब गिफ्ट करेंगे, तो ई में, जनरली ई में जाएगा। दूसरा इफेक्ट बेटा डेफिशिएंसी अकाउंट में डेबिट में जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस का। चलो, अब ये बहुत सिंपल है बेटा, व्हेन लाइबिलिटी डिक्रीजेस, व्हेन लाइबिलिटी इंक्रीजेस, तो क्या करेंगे? देखो, मैंने एग्जांपल दिया था बेटा, क्रेडिटर 1000 है बैलेंस शीट में, लेकिन उसने हमको 100 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, अब हमने उसको देना कितना है बेटा? 900, हमारा 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा? डेफिशिएंसी अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सपोज बेटा बिल्स रिसीवेबल है, ये है 2000 का, और उसने हमको 300, मान लो कि हमको उसको 100 रुपए और बढ़ा के देने के हैं, उसने हमको इंटरेस्ट भी लगा दिया, अब हमको उसको 2100 रुपीज देने के हैं, राइट। अब 100 रुपए का मेरा लॉस हो रहा है बेटा, डेफिशिएंसी अकाउंट में क्रेडिट साइड में ये 100 रुपए लॉस जाएगा, राइट, ये सब आपको पता है, हाँ, मैं फटाफट आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। वैसे ही यहां पर याद रखना बेटा, असेट्स अगर बढ़ रहे हैं, आरवी अगर ज्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट, और असेट को बेचकर पैसे कम आ रहे हैं या लॉस हो रहा है बेटा, तो फिर वो डेफिशिएंसी में, क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। आ जाओ, तो ये हो गया, लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ तो क्या करना, और लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो क्या करना, ठीक है। लाइबिलिटी डिक्रीज हुई मतलब प्रॉफिट समझना, डेफिशिएंसी के डेबिट में, लाइबिलिटी इंक्रीज मतलब लॉस समझना, एफिशिएंसी के क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद बेटा कुकिंग यूटेंसिल्स, राइट, या स्टॉक ऑफ ट्रेड, इसको एसेंशियल फॉर लिविंग ये भी नाम बोलते हैं, मतलब ऐसे वस्तुएं कि जो एसेंशियल है, एसेंशियल का मतलब क्या होता है बेटा? जिंदा रहने के लिए जो जरूरी है, राइट। जैसे अगर घर की बात करें बेटा तो कपड़े हो गए थोड़े बहुत, हाँ, भारी भारी ब्लेजर कोट उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो कोट जब्त कर लेगा, ठीक है। असेंशियल जो सिंपल सिंपल कपड़े हैं, राइट, खाना बनाने के बर्तन हैं, वो सब, फ्रिज, टीवी, वो सब कोट लेके जाएगा, ठीक है। तो खाना बनाने के बर्तन और थोड़े बहुत कपड़े, और टूल्स ऑफ ट्रेड, टूल्स ऑफ ट्रेड मतलब जो बिजनेस वो करता था, वो बिजनेस करने के लिए जो टूल्स वो यूज करता था, मान लो मैकेनिक था तो उसके पास पकड़ पाना वगैरह होगा ना, है ना,
वो सारा टूल्स ऑफ ट्रेड बोलते हैं। डॉक्टर था तो उसके पास वो रहता है ना, पल्स नापने का, हार्ट बीट्स नापने का, मेरे को ये नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, आप समझ जाओ, भावनाओं को समझो। तो वो सारे उसके चीजें, राइट, वो टूल्स ऑफ ट्रेड है बेटा। तो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। प्रेसिडेंसी लॉ क्या बोलता है? अंडर द प्रेसिडेंसी लॉ, राइट, आर्टिकल्स इन एक्सेस ऑफ 300 आर अवेलेबल फॉर क्रेडिटर। मतलब क्या हुआ बेटा कि 300 रुपए तक का यूटेंसिल टूल्स ऑफ ट्रेड रख देंगे, छोड़ देंगे, बाकी के सारे उठा लेंगे, राइट। बेटा प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंसी लॉ ये बोलता है कि 300 रुपए तक के आर्टिकल हम रख देंगे, मतलब छोड़ देंगे इंसॉल्वेंट के पास, उसके ऊपर के हम सारे के सारे जब्त कर लेंगे, राइट। मतलब ये समझो कि घर के अंदर बेटा, मान लो घर के अंदर टोटल समझो कि 2,000 रुपए के, टोटल 2,000 रुपए के चीजें हैं, टूल्स ऑफ ट्रेड, बर्तन, वो सब। तो बेटा 300 रुपए के रख देना, मतलब माइनस कर देना, बाकी का 1,700 रुपए का ये सारा अमाउंट कोर्ट सीज कर लेगा, ठीक है। ये कौन बोलता है? प्रेसिडेंसी लॉ। आपको याद, इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा, 300 का छोड़कर बाकी का सारा कोर्ट सीज कर लेगा। इस पर भी एमसीक्यू बन सकता है। कैसे? आपको बोलेंगे प्रेसिडेंसी लॉ है बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई, बोलेंगे 2,000 के असेंशियल आइटम्स है, राइट, खाली इतना ही देंगे वो पर्सन बॉम्बे का है या मुंबई बोलेंगे, हाँ, ये बोलेंगे। दूसरा बोलेंगे उसके बाद असेंशियल आइटम्स 2,000 रुपए है। तो बताओ कोर्ट कितना सीज करेगा? ऑप्शन वन, 300 रुपए सीज करेगा। ऑप्शन टू, 1,700 रुपए करेगा। ऑप्शन थ्री, 2,000 करेगा। ऑप्शन फोर, कुछ भी सीज नहीं करेगा। अब आप मुझे आंसर बताओ। आप मुझे आंसर बताओ। आंसर बी है बेटा, आंसर बी है ना। 300 रुपए रखकर 1,700 रुपए का कोड सीज कर लेगा। तो आपको ये 300 रुपीज याद रखना है। ये भी याद रखना है कि ये प्रेसिडेंसी लॉ बोलता है, राइट। प्रोविंशियल लॉ ऐसा कोई अमाउंट नहीं बता रहा है। मतलब बेटा प्रोविंशियल लॉ ऐसा कोई अमाउंट मेंशन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ क्या बोल रहा है, नो सच लिमिट हैज बीन गिवन अंडर प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920, ओनली एसेंशियल आर्टिकल्स कैन बी रिटेन्ड बाय इंसॉल्वेंट, राइट। अगर अगर बेटा मैं यही क्वेश्चन, अगर मैं आपको बोलूं कि ये इंसॉल्वेंट औरंगाबाद का है, ठीक है, और चौथा ऑप्शन जीरो है, अब बताओ, औरंगाबाद है, उसके पास टोटल एसेंशियल आइटम्स 2,000 के हैं, कितने का कोर्ट सीज करेगा? कोर्ट कितना सीज करेगा बेटा? उसका आंसर बी नहीं है, सी है। इसका आंसर फोर है बेटा, जीरो। क्यों जीरो? क्यों जीरो? देखो प्रोविंशियल क्या बोलता है, ओनली एसेंशियल आर्टिकल्स कैन बी रिटेन्ड बाय द इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट असेंशियल आइटम्स रिटेन कर सकता है। मैंने क्या बोला? 2,000 के असेंशियल आइटम्स है, 2,000 के असेंशियल आइटम्स है, कितना रिटेन कर सकता है? पूरा रिटेन कर सकता है। मतलब कोड कितना सीज करेगा? जीरो, राइट। मैं एग्जांपल दे रहा हूं बेटा कैसे एमसीक्यू बन सकते हैं, कंफ्यूज होना नहीं, राइट। समझ में आ रहा है? इसका आंसर बेटा जीरो रहेगा। हाँ, चल आगे बढ़ते हैं बेटा। नंबर 9, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड एंड एस्टिमेटेड टू रैंक, ठीक है। अब देखो बेटा, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, आपको याद होगा बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड को हम अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स में दिखाते हैं, यहां पे, राइट, ग्रॉस में दिखाते हैं, उसका अमाउंट ग्रॉस में दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा,
फॉर एग्जाम्पल हमने 1000 रुपए का एक बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया, राइट? वो 1000 रुपए मैं यहाँ पे ग्रॉस में दिखा दूंगा अनसिक्योर्ड के अंदर। उसमें से एस्टिमेटेड टू रैंक, आपको याद होगा बेटा, एस्टिमेटेड टू रैंक का मतलब होता है कि जो पैसा बैंक को हमारे ड्रॉवी से नहीं मिलेगा, तो वो पैसा बेटा हमको बैंक को देना पड़ेगा, राइट? तो एस्टिमेटेड टू रैंक जितना भी रहा ना, वो हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझो बेटा। मान लो बिल डिस्काउंटेड 1000 रुपए का है और क्वेश्चन में बोला है एस्टिमेटेड टू रैंक 800, बराबर है? अब मुझे आप लोग चैट करके बताओ, हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, राइट? ऑप्शन बहुत सारे बन सकते हैं। हाँ, 800 का प्रॉफिट हुआ कि 800 का लॉस हुआ, 200 का प्रॉफिट हुआ, 200 का लॉस हुआ, बताओ, चैट करके बताओ। यहाँ पे 800 का प्रॉफिट हुआ, 800 का लॉस हुआ, 200 का प्रॉफिट हुआ, 200 का लॉस हुआ। अमाउंट अमाउंट बताओ बेटा। 800 का प्रॉफिट, 800 का लॉस, 200 का प्रॉफिट, 200 का लॉस, कितना लॉस? कितना लॉस? नहीं, 800 का लॉस। 800, पूरा 800 का लॉस। याद करो आप लोग बेटा। बिल्स, सुनो सुनो सुनो, बिल्स डिस्काउंटेड, बिल्स डिस्काउंटेड इज अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। मैंने इस पर नोट भी लिखा है बेटा। बिल डिस्काउंटेड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, ये एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं है। तो ऐसा नहीं करते हम लोग, 1000 में से 800 माइनस कर दिया, 200 आया, ऐसे नहीं करते। हम देखते कितना एस्टिमेटेड टू रैंक है। ये पूरा का पूरा अमाउंट हमारा लॉस है बेटा, और ये 800 रुपए का लॉस डेफिशिएंसी के क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है? अच्छा, वापस देखो, अगर क्रेडिटर है, बिल्स पेएबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? ग्रॉस में से ये माइनस करेंगे। 1000 में से ये माइनस करो, 900, 100 रुपए का लॉस। 2000 में 2100 माइनस करो, 100 रुपए का प्रॉफिट। लेकिन बिल डिस्काउंटेड जब होता है ना, तो ये माइनस नहीं करने का, कि पूरा एस्टिमेटेड टू रैंक वाला जो अमाउंट है ना बेटा, वो पूरा का पूरा मेरा लॉस है, ठीक है? चलो, ये आपको याद रखना है। ये मैं आपको सारी एडजस्टमेंट्स के ट्रीटमेंट बता रहा हूं, ठीक है? नंबर 9 हो गया बेटा। नंबर 10, थर्ड पार्टी सिक्योरिटी। थर्ड पार्टी सिक्योरिटी टू इंसॉल्वेंट लोन। हाँ, अब समझो बेटा, इंसॉल्वेंट मिस्टर एक्स है हमारा। मिस्टर एक्स ने लोन लिया, राइट? लेकिन वो लोन का मॉर्गेज, हाँ, जो एसेट मॉर्गेज करना था ना, वो उसने खुद का मॉर्गेज नहीं करा, खुद का एसेट नहीं दिया, दोस्त का, भाई का, ये ऐसा उसने क्या करा, मॉर्गेज कर दिया। सिंपल एग्जांपल लो बेटा, मिस्टर एक्स इंसॉल्वेंट है, उसने 1 लाख रुपए का लोन लिया, पर अपने दोस्त का एसेट गिरवी रख दिया बैंक के पास, राइट? उसके खुद का एसेट था क्या वो? नहीं। इसका मतलब बेटा वो अनसेक्योर्ड लाइबिलिटी है, लिस्ट ए में जाएगा, राइट? बी और सी में कब जाता है बेटा? जब हमारा एसेट, इंसॉल्वेंट का एसेट अगर गिरवी रखा हुआ है, तो बी या सी में जाएगा। किसी और का एसेट है बेटा, थर्ड पार्टी का, वो हमने गिरवी रखा, तो उसको लिस्ट ए में डालने का। हाँ, अच्छा। नंबर 11, अब समझो बेटा, इसका उल्टा, इसका उल्टा। लोन लिया किसी और ने, लोन लिया किसी और ने, पर असेट गिरवी रखा हमारा, इंसॉल्वेंट का, राइट? तो अब बेटा ये लिस्ट बी में जाएगा या सी में जाएगा? क्योंकि हमारा असेट गिरवी रखा हुआ है। लोन लिया मेरे भाई ने, पर असेट मेरा गिरवी रख दिया, इंसॉल्वेंट का, राइट? या तो बी में जाएगा या तो सी में जाएगा, देख लेना। फुल्ली सिक्योर्ड है तो बी में, पार्टली सिक्योर्ड है तो सी में, ठीक है? चल, नंबर 12 बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रोप्राइटर सैलरी। अब मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ता है, प्रोप्राइटर सैलरी हम लोग कैपिटल में ऐड करते हैं बेटा, राइट? और याद करो, जो भी कैपिटल में ऐड होता है ना, वो डेफिशिएंसी अकाउंट के डेबिट में जाता है, राइट?
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, प्रोपराइटर सैलरी बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, डेफिशिएंसी को डेबिट कर देंगे, है ना। जो अमाउंट से कैपिटल बढ़ेगा डेबिट में जाएगा, जिससे कैपिटल कम होगा तो क्रेडिट में जाएगा, राइट। तो बेटा मैंने आपको इंसॉल्वेंसी का पूरा रिवीजन करवाया, ठीक है। ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि हमको रिकॉर्डिंग वापस से एक बार चाहिए, रिकॉर्डिंग सुनना है सर वापस से एक बार, तो मैं आपको इसका यूट्यूब पे अपलोड करके इसका लिंक भी भेज दूंगा, आप लोग एक बार वापस देख लेना, देखना है तो, ठीक है। अच्छा चलो सुनो, अब मैं एक 10 मिनट एकदम ध्यान से बैठना बेटा, मैं आपको क्या बता रहा हूं ध्यान से सुनो। आपको फार्म अकाउंटिंग सिलेबस में है, राइट, डेयरी पोल्ट्री, ठीक है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग है बेटा, इसमें ग्राम पंचायत म्युनिसिपालिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट है, इंसॉल्वेंसी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, स्टॉक मार्केट है। अभी आपने क्या करना देखो, आपके जो एमसीक्यूज बनेंगे ना बेटा, वो कैसे बनेंगे, ठीक है। एक तो वो बोलेंगे अकाउंट्स कौन से बनाते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लूं बेटा, तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंटिंग में कौन से अकाउंट बनते हैं, हाँ। तो आप देख लेना, रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट, और दो टाइप की बैलेंस शीट बनती है ना अपनी, कैपिटल अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट, राइट, ये याद रखना, ठीक है। इस पे बन सकता है, एडजस्टमेंट्स पे बन सकता है एमसीक्यू, राइट। आपको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, राइट, बोलेंगे उसके दो इफेक्ट बताओ, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, एडजस्टमेंट्स। दूसरा बेटा, अगर एक्ट है, हाँ, तो एक्ट का ईयर कौन सा है वो देखना, जैसे इंसॉल्वेंसी के अंदर प्रेसिडेंसी वाला ईयर 1902 है, मेरे ख्याल से आप देख लो, है ना। प्रेसिडेंसी का 1902 है, 1909 है, और प्रोविंशियल का 1920 है, तो ये आपको ईयर याद रखना है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं, राइट, मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बेटा, और इसके अंदर ट्रायल बैलेंस के आइटम्स पे बन सकता है, जैसे आपको बोलेंगे, मैं एग्जांपल देता हूं फार्म का, ठीक है। आपको बोलेंगे बेटा कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ, फॉर एग्जांपल, हाँ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ काउज, ओपनिंग स्टॉक ऑफ काउ कहां जाएगा आप बताओ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ काउ कहां जाएगा, काउ तो समझ जाना बेटा, डेयरी की बात हो रही है, राइट। पोल्ट्री, हेंस मुर्गियों की बात हो रही है, तो फिर पोल्ट्री समझ लेना, याद रखना। एग बोला है मतलब पोल्ट्री, मिल्क बोला है मतलब डेयरी, ये सब याद रखना बेटा, ये सब आइटम्स याद रखने के, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक अगर है बेटा, और किसका ओपनिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ, क्या बोला मैंने, काउ, राइट। ये कहां जाएगा, फार्म अकाउंट को डेबिट करेंगे, कौन से फार्म अकाउंट को बेटा, डेयरी। आपको बोले परचेज ऑफ हेन, तो कहां डालेंगे, फार्म अकाउंट, कौन सा फार्म अकाउंट, पोल्ट्री, पोल्ट्री अकाउंट को डेबिट, ठीक है। ये याद रखना। अच्छा, एडजस्टमेंट पे कैसे बन सकता है एमसीक्यू, देखो, फार्म अकाउंट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो फार्म अकाउंट में आपको याद होगा, अगर एम्प्लॉई को हम वेजेस इन काइंड दे रहे हैं, वेजेस इन काइंड मतलब वो मिल्क लेके जा रहा है, मिठाई लेके जा रहा है, पनीर लेके जा रहा है ना, एग लेके जा रहा है, वेजेस इन काइंड, वेजेस इन काइंड का ट्रीटमेंट याद करो, हम डेबिट भी करते हैं, क्रेडिट भी करते हैं। डेबिट क्यों करते हैं, फार्म अकाउंट को, हाँ, मतलब डेयरी है तो डेयरी या पोल्ट्री अकाउंट है, डेबिट भी करेंगे क्रेडिट भी करेंगे, ये याद रखना, दो इफेक्ट, ठीक है। दूसरा, अगर प्रॉपराइटर लेके जा रहा है, प्रॉपराइटर एग, हैन, मिल्क, ये सब लेके जा रहा है, राइट, तो फिर क्या करेंगे बेटा, तो एक इफेक्ट, ये सब मैंने आपको लिखा कर दिया है बेटा, एक इफेक्ट जाएगा डेयरी या पोल्ट्री को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमारे पास से ये जा रहा है, और बेटा कैपिटल में से माइनस करेंगे, डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, क्यों सर, ड्राइंग है ना बेटा, ड्राइंग है ना, हाँ। तो इस पर एमसीक्यू बनेंगे। अब आपको घर पे पढ़ाई कैसी करनी है, ये मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो बेटा। आपको याद होगा, मैंने सारे चैप्टर्स में आपको नोट्स लिखा के दिए थे, आप देख लेना, मैंने आपको बोला था रेड पेन से लिखना, है ना।
वो सारे नोट्स अगर आप पढ़ लेते हो ना अच्छे से, उसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आ जाएंगे। तो सारे नोट्स जो मैंने आपको लिखाए थे, है ना, एडजस्टमेंट लिखाया था, उसका ये इफेक्ट 1 इफेक्ट 2, वो सब पढ़ना बेटा। एक चीज ये पढ़ना, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो मेरे नोट्स, माय नोट्स, राइट। अब बेटा मैं रेकमेंड करूंगा एक या दो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लो या देख लो, हर एक टॉपिक के दो दो तीन तीन क्वेश्चंस, 2 to 3 क्वेश्चंस आप लोग देख लो, ठीक है। तो क्या क्या करेंगे आप देखो, अकाउंट्स कौन से बन सकते हैं, इस पे एमसीक्यू आएगा, आ सकता है। एडजस्टमेंट पे आ सकता है, एक्ट या उसके ईयर पे आ सकता है, ट्रायल बैलेंस के आइटम पे आ सकता है। जो मैंने नोट्स दिए वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, राइट। और सारे क्वेश्चन एंड आंसर 2 से 3 बार पढ़ना, ठीक है। अब एमसीक्यू सॉल्व कैसे करना, मैं आपको टिप्स दे रहा हूं बेटा। कैसे आपको 4 ऑप्शन में से राइट वाला टिक करना है। हाँ, तो पहला टिप याद रखो, रीड ऑल ऑप्शंस। चारों ऑप्शंस पढ़ना बेटा, चारों ऑप्शन। बहुत बार क्या होता है, हम 2 ऑप्शन पढ़ते हैं, हमको लगता है कि हाँ यार ये राइट है, और आप टिक कर देते हैं। थर्ड और फोर्थ आप पढ़ते ही नहीं, है ना। हो सकता है कि थर्ड और फोर्थ में भी आपका आंसर हो। तो चारों ऑप्शन पढ़ना और फिर डिसाइड करना कि राइट आंसर कौन सा है, ठीक है बेटा। सेकेंड टिप, अकाउंट्स के रूल एक बार पढ़ के जाना, और अकाउंट्स के रूल लगाना। जैसे असेट और एक्सपेंसेस है बेटा, डेबिट से बढ़ता है, क्रेडिट से कम होता है। लाइबिलिटी और इनकम है, तो क्रेडिट से बढ़ती है, डेबिट से कम होती है। हाँ, ये रूल। दूसरा, आपने जो गोल्डन रूल्स है पर्सनल, रियल, नॉमिनल के, वो एक बार देख के जाना। वो क्यों देख के जाना बेटा, क्योंकि अगर कोई एडजस्टमेंट आ गई ना, तो एडजस्टमेंट का इफेक्ट बताओ बोले, और आपको रूल याद रहेगा ना, तो आप वो कर पाओगे, ठीक है। चल, उसके बाद बेटा मैं थर्ड लास्ट टिप आपको दे रहा हूं। बहुत बार, नहीं, सेकंड लास्ट टिप है। बहुत बार बेटा क्वेश्चन कैसे होते हैं, ऑड मैन आउट, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, आप समझो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ऑड मैन आउट का, ठीक है। जैसे स्टॉक, कैश, बिल्स रिसीवेबल, प्लांट, राइट। आपको क्वेश्चन पूछे, आइडेंटिफाई फिक्स्ड असेट। अब मुझे मालूम है कि आपको आंसर आता है, हाँ, मुझे मालूम है आंसर प्लांट है उसका, आपको मालूम है। पर अज्यूम करो कि ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो आप क्या करना, आप देखना बेटा कि 4 में से एक आइटम ऐसा कौन सा है जो सबसे अलग है। 4 में से सबसे अलग, तो आप देखो, स्टॉक, कैश, बिल्स रिसीवेबल, करंट है, और ये एक फिक्स असेट है। तो 3 करंट को छोड़ देना, जो सेम सेम है, सिमिलर है, वो सिमिलर छोड़ दो। और ये ऑड मैन आउट, इसको ऑड मैन आउट बोलते हैं। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, देखो, औरंगाबाद पहला ऑप्शन, पुणे दूसरा ऑप्शन, हैदराबाद तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन नागपुर। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं। हाँ, मेरे को बताओ इसमें से आंसर क्या हो सकता, कौन सी सिटी महाराष्ट्र में नहीं है। तो हैदराबाद ऑड मैन आउट है। क्यों, क्योंकि ये 3 ऑप्शन सिमिलर है, तीनों महाराष्ट्र की सिटीज है, हैदराबाद महाराष्ट्र की नहीं है, राइट। अच्छा, आपको बोले कि कौन सी सिटी तेलंगाना की सिटी है, फॉर एग्जाम्पल, आपको तो मालूम ही नहीं है सिटी कौन सी तेलंगाना की, तो आपने देख लेना कि बाकी 3 तो महाराष्ट्र के हैं, मतलब ये तेलंगाना का होगा। इसको ऑड मैन आउट बोलते हैं, राइट। ये दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, चौथा टिप और लास्ट टिप बेटा, देखो, आंसर इज हिडन इन क्वेश्चन। आंसर बेटा क्वेश्चन में ही हिडन रहेगा। आज जो पेपर हुआ ना बैक वालों का, राइट, ऑनलाइन वालों का तो घपला हुआ, लेकिन जिन्होंने कॉलेज में जाके दिया ना बेटा, उनका पेपर मेरे को व्हाट्सएप पे आया, अकाउंट्स का पेपर।
उसमें मैंने देखा ना 5 से 7 क्वेश्चन बेटा ऐसे थे कि जिनका आंसर क्वेश्चन में था। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल, हाँ, आज के पेपर में उन्होंने क्या बोला, नहीं क्या पूछा, शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम, राइट, इन विच अकाउंट, इन विच अकाउंट प्रीमियम इज क्रेडिटेड। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। जिन्होंने आज बैक का पेपर दिया होगा उनको मालूम है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा ये, राइट। उन्होंने 4 ऑप्शन दिए, 4 में से एक ऑप्शन था सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट। अब देखो क्वेश्चन में भी प्रीमियम वर्ड है और आंसर में भी अकाउंट का नाम क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट। बेटा क्वेश्चन में ही आंसर है। आप समझो, जो हमको सिलेबस में चैप्टर्स है ना, वो चैप्टर्स के एमसीक्यू इंटरनेट पे नहीं है, राइट। ये एमसीक्यू बना रहा है कौन, ये 10वीं 12वीं पास सब बना रहे हैं। हाँ, सब ढ जितने भी ढ बैठे हुए ना वामू में, वो सब बना रहे, राइट। तो वो ऐसे एमसीक्यू बनाएंगे कि जो आपको आपको सॉल्व करना भी आपको आसान रहेगा। बहुत सारे आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे मैंने जो क्वेश्चन देखा ना बेटा, उसमें उन्होंने 4 में से 2 ऑप्शन तो ऐसे दिए कि आप समझ जाओ वो आंसर हो ही नहीं सकता। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, समझो, कौन सी सिटी तेलंगाना में आती है ना, ये वाला एग्जाम्पल। तो उन्होंने ऑप्शन क्या दिया होगा, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, औरंगाबाद, पुणे, हैदराबाद, न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क तो इंडिया में ही नहीं आता है ना, तो तेलंगाना में कैसे आएगा। मतलब ये समझो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि बेटा 4 में से 1-2 ऑप्शन ऐसे रहेंगे ना जो हो ही सकते, उसको आप पहले ही उड़ा देना, फिर बाकी 2 में डिसाइड करना। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करना नहीं, समझा क्या। हाँ, दिमाग लगाना, मैंने बताया आपको ये रूल लगाना, ठीक है। और लास्ट टिप, लास्ट टिप, लास्ट में, लास्ट में आपको अगर एमसीक्यू नहीं आ रहे, 2-4 बज गए मान लो, आ ही नहीं रहे आपको, हाँ, तो फिर क्या करने का, क्या करने का बोलो। जय माता दी बोलने का और टिक कर देने का, हाँ। कुछ तो भी टिक करके आना, छोड़ के आना नहीं, समझ रहा क्या। 2 2 2 ऐसा मार्क करके आ जाना, 3 3 करके आ जाना, ठीक है। समझा कि नहीं, जय माता दी। हाँ, जय माता दी का मतलब तुक्का लगाने का, भगवान का नाम लेने का, आंख बंद करने का, टिक करने का, ठीक है। लेकिन ये कब करने का, लास्ट में टाइम थोड़ा बचा हुआ है और कुछ एमसीक्यू बाकी रह गए और मेरे को नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो छोड़ के आने का नहीं। ये 5 टिप्स आपको ध्यान में रखना है।